अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के एक बड़े इंपॉर्टेंट मुकदमे की समाअत है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। कल खान साहब से किस किस की मुलाकात होगी, एक लिस्ट सामने आ गई है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाएं। कल खान साहब से किस किस की मुलाकात होगी, आपको पता है कि खान साहब ने बार बार ये कहा कि जब तक मुझसे मुलाकात ना हो आपने खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश नहीं करना। अब जो कल लोगों की लिस्ट सामने आई है जिनके नाम भेजे गए हैं मुलाकात के लिए, ये सारे वो लोग हैं जिनसे इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि पहले मेरी मुलाकात करवाई जाए और उसके बाद बजट को मंजूर किया जाए। अगर आप इस लिस्ट को देखें, इसमें अली अमीन साहब का नाम है, उमर अयूब साहब का नाम है, शिबली फराज साहब का नाम है, मुजम्मिल असलम साहब का नाम है, तैमूर सलीम झगड़ा साहब का नाम है। तो अब देखते हैं कि कल इन लोगों की मुलाकात होती है या नहीं होती। अगर मुलाकात नहीं होती तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या लाएअमल अपनाएगी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कल ये मुलाकात हो जाए। जिस किस्म का प्रेशर क्रिएट हुआ है, ये भी एन मुमकिन है कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब की मुलाकात ना करवाई जाए या शिबली साहब की मुलाकात ना करवाई जाए या उमर अयूब साहब की मुलाकात ना करवाई जाए। तो बीच में से किसी को रोक लिया जाए और किसी को भेज दिया जाए, पर यह सिचुएशन तो कल क्लियर होगी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है, वही केस जिसके हवाले से कुछ लोग कह रहे थे कि ईद से पहले खान साहब को वहां से जमानत मिल जाएगी या वो केस एक तरह से मुअत्तल हो जाएगा, खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। फिर आपने देखा कि केस की समाअत तो हुई लेकिन मामलात आगे नहीं चल सके। अब कल 26 जून को ये जो 190 मिलियन पाउंड केस या अलकादर ट्रस्ट केस जो है, इसकी समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन मजेदार खबर क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि कल ये जो केस लगा हुआ है, इस हवाले से अब नैब ने एक दिन पहले आज नया प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। जी हाँ जी, ये सामने आप देख सकते हैं, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये खबर भी है, अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अपीलों और सजा मौतरी से मुतालिक दरखास्तों के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की पैरवी के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर को तैनात कर दिया है। नैब ने जावेद अरशद एडवोकेट को अपीलों और सजा मुअत्तली की दरखास्तों में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया है। अब कल समाअत है, आज ये खबर सामने आ रही है कि जी नैब ने नए प्रोसिक्यूटर को तैनात कर दिया है। अब क्या होगा? अब वो अदालत में जाएंगे, प्रोसिक्यूटर साहब कहेंगे जी मेरी तो अभी तैनाती हुई है, मेरी तो तैयारी नहीं है, मुझे टाइम दिया जाए, और फिर केस दोबारा आगे चला जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है और ये एक इंतहाई हैरान कुन पेशरफ्त है कि जनाब अचानक समाज से एक दिन पहले नए प्रोसिक्यूटर को तैनात कर दिया गया और बाकायदा उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ये सामने आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये 25 जून को ये जारी किया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और इसमें ये सारा केस का भी नाम लिखा हुआ है, ये तमाम तफसीलात हैं। तो ये नोटिफिकेशन केस की समाअत से एक दिन पहले जारी किया गया है, जिसके हवाले से ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके नतीजे में तो केस में मजीद इल्तवा आएगा और कल इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल होती है या बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल होती है। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अगर कल ऐसा होता है। अच्छा जी, सीनियर सहाफी हैं सज्जाद बाकर सज्जाद साहब और डॉन न्यूज से भी वाबस्ता रह चुके हैं। उन्होंने जो पाकिस्तान के वजीर आजम और कतर के सफीर की मुलाकात हुई उसके हवाले से एक बात कही है। उन्होंने कहा सच पूछें तो वज़राए आजम कब से सफीरों को खुद दरवाजे तक रुखसत करने लगे हैं। शहबाज शरीफ साहब, ये सब कुछ मामूल से हटकर लगता है। प्रोटोकॉल को एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उसका एक खास मकसद होता है। ये सिर्फ इखलाकी या मेहमान नवाजी का मसला नहीं है, बल्कि वजीर आजम के मनसब की वकार से जुड़ा हुआ मामला है। हम रवायत और ज़ाब्ते पर कायम रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो वजीर आजम साहब, पाकिस्तान के वजीर आजम खुद कतर के सफीर को छोड़ने के लिए बाहर तक आ गए, ये प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम का एक ओहदे का वकार होता है, कोई जाती ताल्लुक नहीं है। ये मैं पहले भी आपको कहता हूं कि अक्सर हमारे वुज़रा वगैरह भी हर दौरे हुकूमत में, किसी और दौरे हुकूमत की, मैं सिर्फ एक दौरे हुकूमत की बात नहीं कर रहा,
मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि जी अक्सर उन्होंने कहा होता है जी माय ब्रदर दिस, माय ब्रदर मिनिस्टर ऑफ फलाना, माय ब्रदर जनाब किंग ऑफ फलाना, माय ब्रदर वजीर आजम फलाना। भाई देयर इज नो सच ब्रदर्स, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ये सब एब्सोल्यूट रबिश है। आपके कोई जाती ताल्लुकात नहीं होते, आप सर्टन प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपने उसको फॉलो करना पड़ता है, और हर ओहदे का एक अपना वकार होता है, उस वकार को, उस डेकोरम को आपने मेंटेन रखना होता है। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप कोई सबॉर्डिनेट नहीं है किसी के या फिर आप प्रोटोकॉल ऑफिसर नहीं है कि आप लोगों को लेने आ रहे हो और लेने जा रहे हो, और ये सारी चीजें। पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये मिक्स ही हो जाती है सारी चीजें, कोई नहीं पता नहीं चलता कि जनाब मुल्क का सरबराह उसकी कुर्सी कौन सी है तो दूसरी कुर्सी कौन सी है, कौन मातहत है तो कौन मातहत नहीं है। ये सारी चीजें माजी में भी काफी ज्यादा इनके ऊपर बहस रही है कि जनाब वजीर आजम जो हैं वो किस हद तक दूसरों को प्रोटोकॉल दे सकते हैं, या वजीर आजम अगर कहीं पे गए हैं तो या किसी इदारे का कोई सरबराह है तो दोनों की मुलाकात हो रही है तो एक जैसी कुर्सियां लगी हुई हैं। भाई एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक वापडा का चेयरमैन है, या एक जो है वो नादरा का चेयरमैन है, या एक जो है नैब का चेयरमैन है, किसी भी इदारे का एक चेयरमैन है, क्या उसकी और वजीर आजम साहब की वो चीज बराबर हो सकती है? तो ये बहस पाकिस्तान के अंदर अरसे दराज से चल रही है। पर एनीवे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अब ये बाकर सज्जाद साहब फरमा रहे हैं कि ये एक वजीर आजम का ओहदा है और उसको जो डेकोरम है, उसका जो प्रोटोकॉल है, हमें उसको महलूज खातर रखना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमारे मुल्क का वजीर आजम हर सफीर को छोड़ने के लिए बाहर जा रहा हो, कोई जाती ताल्लुक नहीं है, उस तरीकाकार के मुताबिक चीजों को चलाया जाए। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि क्या हम रवायत और जाब्ते पर कायम रह सकते हैं। अच्छा जी, इस्लामाबाद में बड़े कम अरसे में कुछ सड़कें वगैरह कंप्लीट हुई हैं। अब सरीना के करीब एक और जो सड़क कंप्लीट हुई है, सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर उसके हवाले से चीजें आ रही कि बारिश हुई है और उस सड़क का कुछ हिस्सा बैठ गया है। आई डोंट नो, इससे पहले भी कुछ एक दो ऐसे वाकयात हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर ही, और मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे काफी सहाफियों ने इसके हवाले से ट्वीट्स वगैरह भी की हुई थी और फुटेजेस वगैरह भी उसकी शेयर की जा रही है। शायद बारिश ज्यादा हुई हो, इस वजह से वो बैठ गई हो। लेकिन एक चीज जो आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए कि रिकॉर्ड टाइम के अंदर ये सारे मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। तो कहीं पे थोड़ी बहुत सड़क बैठ गई है तो आप भी आराम करें, बैठ जाएं, ना निकलें बाहर। उस दिन आपने जरूर सड़क के ऊपर ट्रैवल करना है, कहीं और से ट्रैवल कर लें। तो अगर एक दिन सड़क बैठ गई है तो 2-4 दिन आप घर में बैठ जाएं, सुकून करें। पर एनीवे, इसके ऊपर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी मर्जी की बातें कर रहे हैं। पर मैं काफी ज्यादा सिंस बहस हो रही थी सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। अच्छा जी, अमेरिका भी ये कह रहा है कि ईरान के साथ बहुत जल्द हो सकता है कि हमारा अमन कोई मुआहदा भी हो जाए। दूसरी जानिब अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने कहा कि जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को काफी मार पड़ी है। जी हाँ जी, इसराइल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अमेरिका भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे जाके वहां पे ईरान के मिसाइल गिरेंगे, ऐसे इसराइल को टारगेट किया जाएगा। और वो जो एक मिथ बनाई हुई थी कि इसराइल के अंदर कोई मिसाइल नहीं जा सकता, आयरन डोम है तो ये है वो है, वो सारी मिथ जो है बस्ट होगी। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद बात करते हुए कहा है कि जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बड़ी मार पड़ी, ईरानी लोग शानदार हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जो भी ये जो फायरबंदी हुई है बशमूल ईरान, ये सब के लिए बड़ी कामयाबी है। इस हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा। और पहले भी जिस तरह मैंने आपसे अर्ज की थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अब ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इस मामले को रोका जाए, क्योंकि उनका जो अपना वोटर सपोर्टर है वो एंटी वॉर है, वो जंग नहीं चाहता है। और आगे जो कांग्रेस के इलेक्शन आने हैं उसके अंदर अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जमात हार जाती है, वहां पे डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का मुआवजा भी हो सकता है। जी हाँ जी, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की इम्पीचमेंट हो सकती है। अभी भी उसकी कोशिश की गई आज भी, लेकिन वो नहीं हो सकी। लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर उनकी बर्तरी यानी मुखालफिन की बर्तरी हो जाती है तो फिर आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा इम्पीच करने की, उनका मुआवजा करने की कोशिश की जाएगी। और मुझे ये लगता है, मुझे हो सकता है मैं रॉन्ग हूं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरी हंच है कि अगर सेनेट के ये कांग्रेस के इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की फिर इम्पीचमेंट होगी। और बड़े अरसे के बाद कोई अमेरिकी सदर हम देखेंगे कि जिसकी इम्पीचमेंट हुई हो। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका जो अपना वोटर बेस है वो भी अब उनसे नाराज नजर आ रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की ख्वाहिश है कि जनाब अब जंग आगे ना बढ़े, मामले को यहीं पर रोक दिया जाए। उन्होंने इसराइल की एक तरह से सरजनिश भी की और कल तो गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गाली दे दी। जी बाकायदा मां बहन वाली गाली दे दी
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھی بڑی موٹی ساری گالی دے دی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اسرائیل سے بڑا ناخوش ہوں۔ تو آپ دیکھتے ہیں جناب کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے ووٹر کو راضی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس وقت اس امریکہ کے اندر وہ جو پہلے سپورٹ ہوتی تھی مشرق وسطیٰ کے اندر جنگوں کی، وہ سپورٹ اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ اچھا جی، علی امین صاحب سے آج ایک رپورٹر نے یہ کوشچن کیا کہ ابھی تو کافی دن رہتے تھے، اور اگر اتنے دن رہتے تھے یعنی 4-5 دن رہتے تھے تو آپ ویٹ کر لیتے، اس کے بعد بجٹ منظور کر لیتے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے مشورہ نہ دیں، میں آپ کے مشورے پہ تو نہیں چلوں گا۔ یہ علی امین صاحب نے اس رپورٹر کو کہا، اس صحافی کو کہا۔ آگے سے اس صحافی نے کہا کہ جناب آپ تو عمران خان کے مشورے پہ نہیں چلتے، عمران خان نے آپ کو کہا تھا کہ بجٹ نہیں منظور کرنا، تو آپ نے تو ان کا مشورہ نہیں مانا، تو میری کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو کوئی مشورہ دوں؟ میں تو کوشچن کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی۔ اب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور غالباً وہ کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی صاحب۔ کل وہ ایک ٹی وی پروگرام میں انٹرویو دے رہے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ جی ملاقات کب ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا جی بہت سارے لوگ ہیں ان کی ملاقاتیں تو ہوتی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی بیرسٹر سیف صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ میں نے بیرسٹر صاحب سے ملاقات کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی بیرسٹر صاحب سے نہیں ملنا چاہتا، لیکن پھر بھی ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی میرے لیے بڑی سرپرائزنگ چیز تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر بندے، عمران خان صاحب کے وکیل، کور کمیٹی کے ممبر، وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ بیرسٹر صاحب سے تو ہم لوگ جماعت کے اندر نہیں ملنا چاہتے، لیکن پھر بھی ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو جاتی ہے۔ اب بیرسٹر صاحب نون لیگ کی حکومت کے نمائندہ تو ہے نہیں ہے، یا نون لیگ کی حکومت کے ترجمان تو ہے نہیں ہے، علی امین صاحب کی حکومت کے وہ ترجمان ہیں، تو وہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت میں ان کو عہدہ تو خود تحریک انصاف والوں نے دیا ہوا ہے۔ تو یہ کنفیوژن کوئی سمجھ نہیں آتی کہ تحریک انصاف کے اندر ہو رہا کیا ہے، کس کو عہدہ ملا ہوا ہے، کس کو نہیں ملا ہوا۔ آدھی جماعت کچھ اور کہتی ہے، آدھی جماعت کچھ اور کہتی ہے، اور اسی طریقے سے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ پر اینی وے، کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ سارے لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے تو کافی کچھ باہر آئے گا۔ اگر کچھ لوگوں کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر بھی پتہ چل جائے گا کہ جی ماحول آگے کس طرف جا رہا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل خان صاحب کے وہ 190 ملین مبینہ 190 ملین پاؤنڈ، حالانکہ وہ پیسہ حکومت کے پاس ہے، حکومت خرچ کر رہی ہے، لیکن کرپشن کا الزام عمران خان پہ ہے۔ تو وہ ایک عجب سٹوری اور غضب کہانی ہے، وہ کسی دن بعد میں آپ کو سناؤں گا، آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی۔ پر اس میں کیا کل خان صاحب کی سزا معطل ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا، اس لیے کہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے عمران خان صاحب کی ضمانتوں کے حوالے سے، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ فی الحال عمران خان کا کیس مجھے ہر عدالت میں بڑا کمزور لگ رہا ہے، اور فی الحال مجھے کسی جگہ سے بھی چیزیں اس طرح سیٹل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ مختلف قسم کی خبریں دیتے رہے، پر مجھے ویسی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہیں سے بھی عمران خان صاحب کو مجھے کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ قانونی طور پہ ہو سکتا ہے ان کا مقدمہ مضبوط ہو، لیکن سیاسی اعتبار سے کافی مسائل ان کے نظر آ رہے ہیں، اور فی الحال چیزیں مجھے اسی طرح چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ تو کلیم کر رہے ہیں کہ جی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور رہائی بھی ہو سکتی ہے، اور عید سے پہلے بھی رہائی کی خبریں آ رہی تھیں، اور اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے۔ اور کل جو خان صاحب کا یہ کیس ہے اس کے اندر بھی میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا، بلکہ 9 مئی کے جو دیگر کیسز ہیں ان کے اندر جو دیگر جو ان کے اراکین ہیں، دیگر ان کے جو لیڈران ہیں، کارکن ہیں، ان کو بھی مجھے لگتا ہے کہ جلد از جلد سزائیں سنائی جائیں گی، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مزید لوگوں کو سزائیں سنائی جائیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔